हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस महा मैराथन क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ जो आप लोगों को 20 फरवरी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं 4 बुक से लेकर के आ गया हूँ, और वो बुक क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र है। 4 बुक का निचोड़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और 100% आप लोगों को 20 फरवरी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को बिना टाइम को गंवाते हुए। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतिहास यानी हिस्टोरी। पहले 50 इस इतिहास का देख लेते हैं एमसीक्यू, उसके बाद इसी तरह ये भूगोल का रहेगा, इसी तरह आप लोगों का राजनीतिक का, अर्थशास्त्र का रहेगा, इसी तरह होगा आप लोगों का। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये आपसे पूछा गया है। यहाँ ए में है 1774, 1789, 1885 और 1848। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, 1789। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि राष्ट्रीयता का उदय यूरोप में किस शताब्दी से संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 19वीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? आप लोगों को याद रखना है, यहाँ मेजेनी है, गेरिबाल्टी है, बिस्मार्क है, मेटरनिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, बिस्मार्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण से कौन संबंधित थे? इटली के एकीकरण से कौन संबंधित थे ये आपसे पूछा गया है। बिस्मार्क, मेजेनी, हिटलर, उसके बाद लेनिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेजेनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1915 को लौटे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोगों को याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 1919 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हो? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है 1919 को पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? आपको याद रखना है 1920 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1930 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे थे? करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? आप लोग को याद रखना है, भगत सिंह जो फांसी दिया गया था 1931 को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा था? आप लोग को याद रखना है, बंगाल विभाजन से जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है 1947। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, प्रथम जो है विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 को। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने INA का नेतृत्व कब किया? सुभाष चंद्र बोस ने INA का नेतृत्व कब किया? तो आप लोग को याद रखना है 1943 को किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड, ये जो है यहाँ आप लोग देख सकते हैं राजनीति, यहाँ आप लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र, ये है आपसे पूछा राजनीतिक शास्त्र का जो है 15 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है जनता की भागीदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोगों को याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है ये आपसे पूछा गया। तो आप लोगों को याद रखना है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? संविधान का संरक्षण कौन है? संविधान का संरक्षण कौन है? आप लोगों को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं।
मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं आप लोगों को याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है 6 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 14 से 18, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। भारत में संघीय शासन क्या है, भारत में संघीय शासन क्या है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, आप लोग को याद रखना है कि सरपंच होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछा गया है, तो न्यूनतम आयु जो होगा आप लोग का 25 वर्ष होगा तब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि भारत में चुनाव कौन कराता है, भारत में चुनाव कौन कराता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है चुनाव आयोग कराता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि विपक्ष की मुख्य भूमिका क्या है, विपक्ष की मुख्य भूमिका क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है सरकार पर नियंत्रण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है सभी धर्मों को समान सम्मान देना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस क्लास को। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है भंग नहीं होता इसलिए कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आप लोगों का सी, सत्ता प्राप्त करना, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, शक्ति के विकेंद्रीकरण क्या का अर्थ है, शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है शक्ति का बंटवारा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का राजनीतिक शास्त्र का आप लोगों का राजनीतिक शास्त्र का हुआ, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं भूगोल है, क्या है, भूगोल है, यानी भूगोल का जो है ना आप लोगों से 10 MCQ है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31 में, भारत में मानसून किस दिशा से आता है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है, आप लोगों को याद रखना है दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी किस फसल से उपयुक्त है, आपसे ये पूछा गया है, याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, कपास से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप लोगों को याद रखना है गंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है चाय उत्पादन में आसाम हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 36 को देख लेते हैं फ्रेंड। 36 में क्या करें कि जल विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत, तो जल आप हो जाएगा पानी, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी आप लोगों को याद रखना है राजस्थान में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर, ये आपसे पूछा गया, आप लोग को याद रखना है सतलुज नदी, सतलज नदी, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि कृषि किस प्रकार की गतिविधि है, कृषि किस प्रकार की गतिविधि है, तो आप लोग को याद रखना है तृतीयक, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का ये जो है आप लोगों का 10 क्वेश्चन आप लोगों का बाकी है, और यहाँ 10 MCQ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ 41 में क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आपसे पूछा गया, आप लोगों को याद रखना है UNDPN, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है, आपसे पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना प्राथमिक में आ जाएगा आप लोगों का कृषि यानी बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है, द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है, उद्योग, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तृतीय क्षेत्र का आपसे उदाहरण शिक्षा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है विनिमय, इसका आंसर हो जाएगा बी।
उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बैंक क्या स्वीकार करता है, बैंक क्या स्वीकार करता है, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या, आपसे पूछा है विश्व से जुड़ाव, विश्व से जुड़ाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। तो ये जो होता है आप लोगों का कई देशों में कार्य करता है, कई देशों में कार्य करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। उसमें क्या है, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है, आप लोगों को याद रखना है निश्चित वेतन, निश्चित वेतन, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोगों को जो लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को रहा, एक लास्ट प्रश्न है, विकास का सही माप क्या होता है, विकास का सही माप क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का आय, उसके बाद जीवन स्तर, इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।